हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मनबा फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों कल आपको पता ही है मनबा फाइनेंस की लिस्टिंग होने वाली है। किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है, यही अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कल कहाँ पर जाकर आपको मनबा फाइनेंस लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो जिनको अलॉटमेंट मिला, अपने आप में काफ़ी टफ था अलॉटमेंट मिलना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो 120 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आया है। कुल मिलाकर 125 शेयर मिलते हुए नजर आए होंगे एक लॉट के अंदर। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा शेयर मिलेंगे, लेकिन हाँ, रिटेल में 125 शेयर मिलते हुए नजर आए होंगे सिंगल लॉट के अंदर। देखिए, जो लिस्टिंग होती है उसमें हम ज़रूर देखते हैं कि सबसे पहली बात तो जो आईपीओ आया था वो था कैसा। तो देखिए, कंपनी का आईपीओ जो आया, सबसे पहली बात तो साइज़ अपने आप में काफ़ी छोटी, मात्र 150 करोड़ का। और बड़ी बात ये थी कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। राइट, पूरा का पूरा फ्रेश इशू का मतलब क्या है कि डेफिनेटली जो इशू था वो आपको सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी खुद यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। कोई भी पार्ट ओएफएस नहीं था, यानी कोई भी पैसा बेसिकली कंपनी के प्रमोटर्स के पास आपको जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमेशा दोस्तों फ्रेश इशू को थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि दोस्तों अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी डेफिनेटली वैल्यूएशंस को भी सोच समझ कर लेकर आएगी। अगर ओएफएस होता है तो देखिए कंपनी वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा भी रख सकती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। बट ओवरऑल जो बड़ी बात थी क्या, वो ये फ्रेश इशू आपको देखने को मिला, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। सेकेंड चीज़ क्या है हमारे लिए, वो डेफिनेटली दोस्तों क्या है, सब्सक्रिप्शन। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। सब्सक्रिप्शन में क्यूआईबी ने दोस्तों करीबन 148 टाइम्स लगाया, यानी करीबन 4,480 करोड़ रुपए लगाए, जो अपने आप में बढ़िया था। लेकिन जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 511 गुना भरती हुई नजर आई। मतलब आखिरी बार अपने मेन बोर्ड इशू में कब 500 गुना एचएनआई कैटेगरी को भरता हुआ देखा होगा, आपको भी याद नहीं होगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों एचएनआई ने इतना पैसा लगाया, कुल मिलाकर 11,575 करोड़। इसके अलावा दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी, अगर इसमें हम बात करते हैं वो 546 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 441 टाइम। रिटेल पोर्शन दोस्तों ऑलमोस्ट 144 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, करीबन 7,600 करोड़। तो कुल मिलाकर ये जो इशू था वो 224 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। कंपनी को 23,656 करोड़ रुपए मिले। यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों इशू ने तो अपने आप में काफ़ी कमाल किया। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हम कह सकते हैं ना, वो इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आया। तो ये अपने आप में सब्सक्रिप्शन वाला बॉक्स भी टिक करता है। तो दो चीज़ों की तो हमने देख ली। अब जो तीसरी चीज़ आती है दोस्तों वो है वैल्यूएशंस। तो देखिए, जो वैल्यूएशन है कंपनी की, अगर आप कंपनी के सबसे ज़्यादा तो रेवेन्यू देखेंगे तो डेफिनेटली रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 106 करोड़, 133 करोड़, 191 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है, 9.74 करोड़, 16.58 करोड़, 31.42 करोड़। अब बात क्या ना कि देखिए, कंपनी का प्रॉफिट इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्लोज टू 90% हमको ग्रो करता हुआ नजर आ गया। रेवेन्यू में 44% का जंप देखने को मिला। लेकिन वो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल, राइट। जो ये प्रॉफिट है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा 11 करोड़ 25 लाख का करीबन एआरसी है। एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी को दोस्तों, कंपनी ने अपने जो बैड लोन है ना वो बेचे, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो बैड लोन को बेसिकली दोस्तों कंपनी ने बेचा, इसके कारण दोस्तों कंपनी का 11 करोड़ 25 लाख के आसपास आ गए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो 11 करोड़ 25 लाख है ये है क्या, ये है दोस्तों वन टाइम, ठीक है। मतलब ये सिर्फ आपको इसी बार देखने को मिला, ये बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हैं तो ज़रूर 31 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। बट याद रखिएगा, जो बड़ी बात है वो इसमें एआरसी भी इंक्लूडेड है, जो हमको अगली बार आता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे जो सबसे नेगेटिव चीज़ लगी दोस्तों वो है इनकी एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो दोस्तों इनका ग्रॉस एनपीए है, राइट, वो 3.95 का है, तो नेट एनपीए 3.16 का है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इसके इंडस्ट्री के अंदर जो भी इसके कॉम्पिटिटर है, राइट, उसके अंदर इनका सबसे खराब एसेट यहाँ पर ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। जो एसेट, अगर इस तरीके की देखिए एसेट क्वालिटी रहेगी, राइट, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा हैं, राइट। और एसेट क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 4.94 थी एक समय पे, देन 3.74 हुई, देन 3.95 हो गई। अब यह ध्यान रखिएगा 3.95 में एक बार जो एआरसी है उसको बेच दिया गया, मतलब जो बैड लोन्स है वो बेच दिए गए। सो आप समझ सकते हैं कि देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इनकी एसेट क्वालिटी कितनी सुधरती हुई नजर आएगी, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी कितना बेहतर करेगी। ज़रूर दोस्तों, क्योंकि यह बात ध्यान रखिएगा एक लेंडिंग बिजनेस है, तो ये जो पूरा एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वो रहते हैं, राइट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये बात है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है, उसको कितना संभाल सकती है, वो भी देखिए दर्शाता है। अगर कोई कंपनी अपने नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए को कम रख पाती है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो कितनी सफिशिएंट और एफिशिएंट कंपनी है जो उसके ऊपर फोकस कर रही है, जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज
AUM ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है कंपनी की लगातार, बाकी सब बढ़िया है, बट ज़रूर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली, राइट। बाकी एक बात करते हैं ग्रे मार्केट को लेकर, तो देखिए ग्रे मार्केट के अंदर भी एक्टिविटी डल है। 31.67% के आसपास दोस्तों जो प्रीमियम है वो करेंटली हमको देखने को मिल रहा है, राइट। और जो प्रीमियम है उसके अंदर डिक्लाइन आपको देखने को मिला ऑलमोस्ट अलॉटमेंट के दिन से, राइट, या फिर कह सकते हो अलॉटमेंट से पहले थोड़ा बहुत देखने को मिल गया था। बिकॉज जो हाई लगाया था दोस्तों ग्रे मार्केट ने वो लगाया था 64 रुपीज़ का, और जो डेट है वो आप देख सकते हैं 23। उसके बाद IPO उसी दिन ओपन हुआ, दिन ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तब भी थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट ने अपने आप को मेंटेन रखा 48% तक। बट जिस दिन अलॉटमेंट आया उस दिन 46% होती है, लेकिन अलॉटमेंट के अगले दिन से दोस्तों ग्रे मार्केट में जो हाल मचा है वो अपने आप में एक बेहद ख़राब है। बिकॉज 33%, कल 31% और आज 31.67% है, राइट। तो प्रीमियम के अंदर भी आपको डेफिनेटली डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको मैंने ये कहा था कि इस इशू के अंदर देखिए पैसा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बनता हुआ नजर आएगा, और डेफिनेटली क्योंकि छोटा इशू है तो हो सकता है कि मिलना मुश्किल भी रहे, तो आप चाहे तो एक बार अवॉइड कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने लगाया है तो आप सिंपल आते हैं कि यहाँ पर कितने अलॉटमेंट, मतलब जो भी अलॉटमेंट आपको मिला है उसमें कितना चांसेस है गेन का, चलिए ये बात करते हैं। सो देखिए प्राइस बैंड है करीबन 120 रुपये का, 125 शेयर आपके पास है। मुझे जो लगता है दोस्तों कि इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी कल कहीं 144 से 152 के बीच में। इसका मतलब क्या है? देखिए मतलब सिंपल सी बात यही है कि मुझे लगता है कि दोस्तों जो लिस्टिंग गेन है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे करीबन 20 से लगाकर 28% के आसपास। ये कहाँ से मैं वैल्यू लेके आया? देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरह की कंपनी के फाइनेंशियल्स है उस तरीके से लगता है कि दोस्तों यहाँ पर जगह थोड़ी बहुत तो छोड़ी है। ऐसा नहीं है कि जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, ऐसा नहीं है कि जगह दिखती नहीं है कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। जिस तरीके का पैसा निकल कर आया इशू के अंदर, आई थिंक वो एक अपने आप में पॉजिटिव फैक्टर है जो डेफिनेटली इसके लिए प्ले कर सकता है। बट क्योंकि हमने दोस्तों हाल में देखा है कि जो लिस्टिंग्स है वो डेफिनेटली उतनी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आई है। अगर आपने देखा है जो भी छोटी लिस्टिंग्स हमको देखने को मिली, इससे पहले जो नॉर्दर्न आर्क की लिस्टिंग देखने को मिली, क्रॉस IPO की लिस्टिंग देखने को मिली थी, राइट, क्रॉस नहीं आपकी जगह आके डेवलपर्स की लिस्टिंग देखने को मिली, मतलब वो दोनों इशू थे, उनकी अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए थी। हुआ क्या? नहीं हुआ। आई थिंक वो भी एक फैक्टर है जो आपको प्ले रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि वो लिस्टिंग्स ने थोड़ा सा मूड माहौल IPO उसका ख़राब किया था, राइट। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इशू का साइज़ अपना आप में जैसे मैंने कहा 150 करोड़ का है, राइट। स्मॉल इशू के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उनकी प्राइजेस के अंदर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। वैसे तो देखिए अभी डेफिनेटली सेबी ने काम किया है कि किस तरीके से प्री ओपन के अंदर चेंजेस करे, बट ज़रूर दोस्तों उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलता है। बट आई फील कि देखिए ये नेगेटिव पे लिस्ट नहीं होना चाहिए, मेरे सबसे नेगेटिव पे लिस्ट नहीं होगा, बट इट विल लिस्ट अराउंड 144 to 152, राइट। अगर 150 के ऊपर कहीं भी लिस्ट होता है तो अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी। अब ज़रूर आप कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट ने तो 50% के आसपास का प्रीमियम दिखाया था, बट देखिए ग्रे मार्केट भी आपको पता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ग्रे मार्केट को देख के अगर आप IPO लगा रहे तो कृपया करके ना लगाए, बिकॉज ग्रे मार्केट के अंदर अभी देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको गलत रेट्स दिख रही है। मतलब जो प्रीमियम देखने को मिलता है वो IPO के क्लोज होने के बाद, अलॉटमेंट के बाद बिल्कुल डिक्लाइन तेज़ी से होना लग जाता है, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो आई थिंक आपको पता थे। बट आई फील जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको 144 से 152 के बीच में ये कई लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि डेफिनेटली कंपनी की दोस्तों जो क्रेडिट रेटिंग है अगर आगे चल के सुधरती है तो डेफिनेटली जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग रहेगी उसके अंदर आपको बहुत कमी देखने को बहुत तो नहीं देखने को मिलेगी कमी, बट डेफिनेटली थोड़ी बहुत सही कॉस्ट पे बोरिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, राइट। ये ज़रूर है। अगर कंपनी ने अपने एसेट क्वालिटी को सुधारा तो आई थिंक मार्केट उसको भी डेफिनेटली फैक्टर इन करेगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं, बट नो डाउट लिस्टिंग मेरे हिसाब से इसी के बीच में होती हुई नजर आएगी। क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म का ज़्यादा अभी इस पर व्यू ना बनाए। रीज़न सिंपल है कि देखिए आपके पास बहुत सारी, अगर इसी स्पेस में आपको कंपनी चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनीज मिल रही है, तो आई थिंक ऐसी कंपनी में पैसा डाले जहाँ पर एसेट क्वालिटी बेटर हो। तीसरी बात, जिनको नहीं मिला क्या करे, वो बिल्कुल दूर रहना है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। क्या आपका व्यू है मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।